कॉम्बिनेशन, ठीक है, लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, कल हम लोगों ने बात की थी शायद लेंस कॉम्बिनेशन में, दो लेंसेज थे, एक के बारे में निकालो, दूसरे के बारे में, मतलब डबल रिफ्रैक्शन कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो अगर हमारे पास डबल मतलब लेंसेज का कॉम्बिनेशन आता है, लेंसेज का कॉम्बिनेशन आता है, तो हमारे पास कंबाइन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो ये था, इफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड टुगेदर, मतलब ऐसे रखे हुए दोनों के दोनों लेंसेज, और देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम। तो हमारे पास 1/f कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, 1/f1 प्लस 1/f2, यानी हम इन दोनों लेंसेज को एक लेंस बना के ट्रीट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल था। आज हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लेंस है बच्चों, और इस लेंस के पीछे ना हमने एक पार्ट पे सिल्वरिंग कर दी। अभी ये सिल्वरिंग करने से क्या हुआ ये बताओ, तो बेसिकली ये लेंस और एक मिरर कॉम्बिनेशन बन गया। जब भी ये लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो एक चीज समझ के चलना कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है लेंस प्लस मिरर, ये एक इक्विवेलेंट मिरर की तरह काम करने वाला है। यानी यहाँ पे वही मिरर फॉर्मूला लगाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इस केस में हम करेंगे क्या, सबसे बड़ी बात चलेगी यहाँ पे पावर की। याद करो आप लोगों को कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में पावर की पूरी टेबल बनवाई थी। तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी, कन्वर्जिंग फैमिली की पावर कैसी होती है सभी बच्चे? कन्वर्जिंग फैमिली की पावर पॉजिटिव। कन्वर्जिंग फैमिली में कौन कौन होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्केव। कौन सा होता है? कौन सा होता है? और कन्वर्जिंग लेंस, मतलब जब भी लेंस के बारे में हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, तो पावर का फॉर्मूला था 1/fl, और मिरर के केस में हम लोगों ने पढ़ा था -1/fm, -1/fm। दूसरी फैमिली कौन सी पढ़ी थी? डाइवर्जिंग। जल्दी बोलो, डाइवर्जिंग की पावर नेगेटिव, डाइवर्जिंग की पावर नेगेटिव। फॉर्मूला अभी भी यही था। डाइवर्जिंग में कौन कौन आते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस, और या बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। एक और था बच्चों, अगर हमारे पास पावर 0 आ जाए तो वो प्लेन, क्योंकि सोच पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर 0 हो गई तो फोकल लेंथ इंफिनिटी, किसका फोकल लेंथ? किसका? प्लेन। नहीं आया बच्चों? आप सुन आराम से। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली इस सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर निकाल लो। इक्विवेलेंट पावर निकाल के पता क्या लग जाएगा, पावर पता लग जाएगी, या तो वो पॉजिटिव आएगी, या वो नेगेटिव आएगी, या वो 0 आएगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? सोच, अगर पॉजिटिव आ गई तो मेरे लिए कन्वर्जिंग फैमिली है, नेगेटिव आ गई तो डाइवर्जिंग, 0 आ गई तो प्लेन। सबसे इजी तो प्लेन बनने वाला है भाई। प्लेन में हमें ये पता है ना, प्लेन मिरर में इमेज का बनती है, जितना मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उतना ही मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा, उसी लाइन पर बनने वाली है। बाकी अगर ये बना तो कॉन्केव मिरर, ये बना तो इधर, समझ में आया? ठीक है सर, ये बेसिक समझ में आ गया, बट अब इससे निकाले कैसे पावर। तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो बच्चों, P इक्विवेलेंट, ये पक्की बात है, ये चीज समझना कि दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ अ लेंस प्लस अ मिरर। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो यहीं पे रखने का फायदा है, क्योंकि मिरर के पीछे पॉलिशिंग वाले पार्ट पे तो रख ही नहीं पाओगे आप लोग। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, तो रेज निकालोगे तो देखो यहाँ मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो एक रेज गई, यहाँ से बहुत सारी रेज जाएंगे ना। तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो मिरर पे जाके इंसिडेंट करेंगी, वहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोबारा कहां से पास होके जाएंगी? लेंस। कहां से पास होगी? क्योंकि लेंस और मिरर में कोई भी सेपरेशन, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब दे आर क्लोज टू ईच अदर ऑब्वियसली। तो कोई भी ऐसा नहीं कि सर इसकी इमेज यहाँ पे भी तो बन सकती है। हाँ, वो तब बन सकती है जब लेंस और मिरर में गैप होता, अब तो कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आएगी उसको पास होगी, किससे जाना पड़ेगा? लेंस, फिर इमेज बनेगी। तो ये बताओ, इस पूरे प्रोसेस में जो रेज गई है वो लेंस से कितने बारी पास हो गई है? 2। मिरर से अभी सुनता रहिए आराम से। अच्छा, ये बन गया एक हमारे पास कॉम्बिनेशन, ऐसा भी बन सकता है, आराम से सुना बिल्कुल तसल्ली से। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ होगा, अब बोलो ये किसका कॉम्बिनेशन है? 2 लेंस और एक मिरर। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन आता है तो जो वो इक्विवेलेंट सिस्टम होता है
वो एक इक्विवेलेंट मिरर की तरह बिहेव करेगा। कौन सा मिरर? हमें इस मिरर को देख के कभी भी जज नहीं करना कि ये कॉनकेव मिरर है, नहीं, ये हो सकता है कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करे, हो सकता है ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करे। कौन हमें बताएगा? पावर। तो सबसे पहले आप पावर इक्विवेलेंट निकालो, जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा ना उसकी इक्विवेलेंट पावर। पावर का फॉर्मूला देखो, पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों? N1P_L1, L1 बोले तो लेंस, प्लस N2P_L2 अगर दो लेंस है तो, ठीक है, एक लेंस है तो एक के साथ काम चल जाएगा, दो है तो दो, तीन है तो तीन, एंड सो ऑन, प्लस N3 इंटू पावर ऑफ मिरर। मिरर एक ही होगा आपके पास, नहीं आया समझ में? बोल भाई। Yes. अब ये N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स रेज पासिंग थ्रू लेंस। तो लेंस तो एक हो या दो हो ना, अल्टीमेटली वो दो बार ही पास करेंगे। देख ले, ये क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं इसका बनाऊं तो ये एक कॉनकेव मिरर, मतलब लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर, डन है बाबा? तो यहां से ऑब्जेक्ट जाएगा, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अल्टीमेटली रेज जाएगी, टकराएगी, वापसी आएगी, तो दोनों लेंसेज से कितनी बारी जा रही है? दो बार। नहीं आया, तो जब भी लेंसेज से पास होगी तो N1 N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, मिरर 1। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं यहीं पे, मान लो इसी न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, एक कराऊंगा, अगले आप खुद करेंगे। ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है। बाय कॉन्वेक्स का मतलब बताओ? दोनों के रेडियस सेम या अलग अलग? सेम होंगे तो इक्वी होगा। बाय का मतलब अलग अलग। मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है बाबा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है बच्चों, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास इसको सिल्वरिंग कर दी गई है, तो पक्की बात है ये एक मिरर बन गया। बोला क्या? फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट मिरर, ठीक। इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकाली जाए? चुपचाप, फॉर्मूला हमें पता है, पावर निकालो जल्दी, बोलो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला N1P_L1 एक ही लेंस बनने वाला है, प्लस N2P_M। PM बोले तो पावर ऑफ मिरर, PL बोले तो पावर ऑफ लेंस। पावर का फॉर्मूला ये देखो, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। पावर में और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है बेटा? लेंस के फॉर्म में 1/Fl, 1/Fl। नहीं आया समझ में? प्लस N2 की वैल्यू 1, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला -1/Fm, माइनस, चलो रखो यहाँ पे -1/Fm। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? दिस इज इक्विवेलेंट पावर। अब जो FL और FM है, वी हैव टू पुट इट विद साइन। सोच, ये वाला हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसका R1 हमें पता है, R2 पता है, म्यू पता है, क्या इसका F निकाल सकते हैं? कौन से फॉर्मूले से? लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? सुनो तो ध्यान से, 1/F दिस इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम माइनस 1 इनटू 1/R1 माइनस 1/R2। याद क्या रखना है कि R1 R2 को विद साइन रखना है, सिंपली। फिर साइन कन्वेंशन बताओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो रेज इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो हमारे लिए यहाँ से ये सारी डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, बेटा इन चीजों का ध्यान रखना है। पुट करो, यहाँ पे जिस भी सरफेस पे लाइट पहले पड़ेगी वही R1 है, तो R1 कैसा है? पॉजिटिव। R2 कैसा है? नेगेटिव। तो पुट करो साइन के साथ 1/F। सराउंडिंग आपके पास एयर है बाबा, तो 1/F 3/2 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस 1/30। नहीं आया समझ में? पक्की बात है? ये क्या पक्की बात है ना? ये सोल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे बना ये 1/2, एलसीएम बोलो कितना आ गया? 60 एलसीएम आ गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, है ना? तो ये 1/F 5 12, तो ये कितना बन गया बच्चों? F की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। और फोकस पॉजिटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा? सारे बोलो रे, ऐसे याद करो, कन्वर्जिंग लेंस का हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। चलो, ये दूसरा कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव का देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। फोकस बोलो 15, R/2। फोकस बोलो, देख मिरर का फॉर्मूला तो डायरेक्ट R/2 होता है ना, तो FM बोल कितना हो गया? FM -15
उठा के वैल्यू यहाँ पे रखो। पावर इक्विवेलेंट देखो बच्चों 2 बाई एफ एल कितना बच्चों 24 माइनस 1 बाई एफ एम फिर नेगेटिव है तो माइनस 1 बाई 15। वैसे आगे सोल्व कर लेना, मुझे इतना समझ में आ गया। देखो पावर पॉजिटिव आ गई, पावर पॉजिटिव आ गई तो कौन सी फैमिली कन्वर्जिंग फैमिली। कन्वर्जिंग फैमिली में कौन सा मिरर कॉनकेव, कौन सा मिरर जिसकी फोकल लेंथ ये आई है। भाई पावर इक्विवेलेंट आ गई, पावर इक्विवेलेंट आ गई तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट भी आ जाएगी। नहीं आया समझ में तो मेरे लिए तो सिस्टम खत्म। सोच के देख, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि ये 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी फाइनल इमेज बताओ, नहीं बता सकते क्या? बहुत सिंपल है, बताओ कैसे। भाई हमें एफ पता लग गया, यू दे रखा है, क्या निकालना है? बोल फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू। एक चीज और सर, अब हम कहाँ मान के चले, कौन से मीडियम को माने? भाई वही मीडियम मान जो लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन में था। एयर है तो एयर में रख दे उस वाले, उसको पानी में रख रखा है तो पानी में उठा के रख दे। नहीं है ऐसा समझ में। और मीडियम तेरे लिए क्या हो जाएगा? जो मीडियम पहले लेंस और मिरर के लिए था ना, वही अल्टीमेटली उस इक्विवेलेंट मिरर के लिए तेरे लिए मीडियम काम करने वाला है। बोल कोई मुश्किल है इसमें? पक्की बात है। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो जल्दी से। मान लो, पहले क्वेश्चन सुन लो आराम से कि भाई हमारे पास ना, इधर देखो बच्चों, ये और बहुत सही सा डेटा दे रहा हूं, आराम से सुन पहले तसल्ली से। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2। इसमें ना यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग थी, ओपनिंग में मैंने पानी भर दिया, भर सकता हूँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पानी भर दिया। तो इस जो पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना बच्चों, ये 4/3 है। डन है? मेरे से समझ में आ गया सिचुएशन क्या है? मेरे से बोला गया जो भी ये मिरर बनेगा इक्विवेलेंट मिरर, उसकी फोकल लेंथ निकालो, फाइंड एफ इक्विवेलेंट। आओ देखो, हमें निकालनी थी एफ इक्विवेलेंट। ठीक, पावर का फॉर्मूला बोलो। पावर इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल्स टू n1 into PL1 प्लस n2 into PL2 प्लस n3 into PM। एक ही मिरर है, दो लेंस बनेंगे यहाँ पर। आप सुनो बच्चों प्लीज, इधर देखो, n1 की वैल्यू 2 टाइम्स 1 by FL1 डन, प्लस 2 टाइम्स FL2 प्लस 1 टाइम्स FM। ठीक है, अभी हमें इतना पता लग गया। चलो अब एक मिरर, एक लेंस ये है, एक लेंस ये रहा, एक मिरर ये रहा। मिरर की फोकल लेंथ तो डायरेक्ट बता दो 10, तो FM की वैल्यू तो बाद में रखेंगे साइन वगैरह, 10 सेंटीमीटर। इसके बारे में चर्चा करो। देखो 1 by FL1 3/2, तो 3/2 माइनस 1, ये वाला नेगेटिव आ गया बाबा, तो -10 -10, तो -10 -10, तो ये बन गया आपके पास 2/10। 2/10 ने 2 को मारा -10, तो FL1 की वैल्यू आ गई -10 डन सेंटीमीटर। 1 by FL2 देख बच्चे, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब 4/3 है, -1। अब देखो इसका इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस 1/10 माइनस 1/20, तो 1/10 माइनस -1/20। एलसीएम लो जल्दी, तो यहाँ पे बना 1/3, ये बोला 20, तो 2 और प्लस 1 3/20। सही बोल रहा हूँ? तो 3 ने 3 को मारा, तो 1 by FL2 कितना आया बच्चों? 1/20, मतलब 1/20, और बेसिकली ये FL2 आ गया 20। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बस अब तो कुछ भी नहीं करना, रखो यहाँ पे वो -1/FM ऊपर फॉर्मूले में अभी लिख देता हूँ ना, 2 मिनट। हाँ बिल्कुल होगा, परेशान मत हो, ये भी आ जाएगा ना, ये प्लस ये माइनस। आप देख रखे यहाँ पे 2 by FL1, FL1 बोल -10 है, तो -10 प्लस 2 by 20 है ना, तो 2 by 20 माइनस ऑफ -1/10 माइनस ऑफ -1/10। बोल इतना नहीं आया समझ में? यहां तक आया पक्का? अब देख क्या बना, ये बन गया +1/10। अब सॉल्व कर लो भाई,
2 by -10 प्लस 2 by 20, इसको 1 by 10 कर दूं ना, ये 1 by 10, ये कितना बन गया प्लस 1 by 10, तो ये 2 by 10, ये तो पावर क्या बन गई, पावर इक्विवेलेंट 0 आ गई, तो पावर इक्विवेलेंट 0 आ गई, तो ये क्या बन गया इंफिनिटी प्लेन मिरर। अरे वाह परफेक्ट, तो ये तो प्लेन मिरर बन गया ना, प्लेन मिरर। नहीं आया बच्चों, मैं ही करूं कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना है, क्या मुझे समझ में आना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा और चेंज कर दूं, ये 20 ना देके 30 दे दूंगा। अब एक चीज समझ आप लोग, अगर आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, क्या बोला मैंने, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ग्लास का बना हुआ है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, तो जो फोकस होता है ना, फोकस वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। याद रखो, क्योंकि बार बार इनको नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस वाले केस में देखा था आप लोगों ने, इक्वी कॉन्वेक्स है या इक्वी कॉन्केव है। इक्वी कॉन्केव होगा तो वो -r के बराबर आ जाएगा, इक्वी कॉन्वेक्स होगा तो वो +r के बराबर। रिजल्ट लिख लो कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब समझ में आ गया। हाँ, तो f किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। अगर इक्वी कॉन्केव है, इक्वी कॉन्केव, तो फोकस किसके बराबर आ जाएगा, -r। लेकिन ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब ये किसका बना हुआ है, ग्लास, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 3/2। देख, ये सबसे पहला जो लेंस था वो इक्वी कॉन्केव ही तो था, 10 10 3/2, तो आंसर कितना आना चाहिए था, फोकस -10, तो आया ना -10, नहीं आया। अब सुन, इसमें एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बारी मतलब आईआईटी बहुत बारी पूछ चुकी है इसी के फॉर्मेट के। देख क्या बोला गया कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, कंटेनर में हमारे पास एक हम लोगों ने इक्वी कॉन्वेक्स, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। डन, कंटेनर है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इसका जो नीचे वाला ग्लास है, ग्लास का नीचे वाला पार्ट है, उसको मैंने सिल्वरिंग कर दिया ये, ठीक। तो बेसिकली एक लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन बन गया। बोला गया कि यहां से इनके कॉम्बिनेशन से 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इक्वी कॉन्वेक्स है, ग्लास है, 3/2, ये ऑब्जेक्ट है। जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इसके कॉम्बिनेशन के कारण जो इमेज बनी है वो उसी पे कोइंसाइड कर गई है, यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड विद ईच अदर। केस नंबर 1 समझ में आ गया। क्या बोला गया कि एक मिरर, एक लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, और इनके कॉम्बिनेशन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो इमेज है ना इस ऑब्जेक्ट की, इसी पे कोइंसाइड कर गई है। फिर क्या हुआ, सेकंड केस, जो ये बाकी बचा हुआ पोर्शन था ये वाला, इसमें पानी को इंसर्ट कर दिया गया है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3, ठीक। तो ऑब्वियसली अब ऑब्जेक्ट और इमेज को इंसाइड नहीं करेगी, है ना। तो बोला गया उस ऑब्जेक्ट को अब कहां शिफ्ट करूं सच दैट कि दोबारा इमेज और ऑब्जेक्ट को इंसाइड कर जाए। क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें पानी नहीं इंसर्ट किया गया, तो बोला गया कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज को इंसाइड विद ईच अदर। बोला गया इसमें पानी डाल दिया गया है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट करूं, ऊपर नीचे, इसी लाइन के लो, सच दैट दोबारा इमेज एंड ऑब्जेक्ट को इनसाइड कर जाए। कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। क्वेश्चन समझ में आया? ट्राई करेंगे, करो ट्राई। हाँ जी सुनो, देखो एक बात तो पक्की है, अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग जाए फिर तो न्यूमेरिकल में कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ, इसको देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि प्लेन मिरर बनने वाला है, किसको देख के डिसाइड करेंगे? इक्विवेलेंट पावर को। पावर पॉजिटिव तो कॉन्केव, पावर नेगेटिव तो कॉन्वेक्स, पावर जीरो तो प्लेन। एक चीज और बताओ, इसमें क्या बोला गया है कि अब वो y निकालना है, मतलब y बोले तो यहाँ से वो y दूरी, सच दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए। तो ये तो सच्ची बात है, जो ये मिरर बनने वाला है ना वो कॉन्केव मिरर बनने वाला है। याद करो कॉन्केव मिरर में ही वो कंडीशन अप्रूव हो सकती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन सकती है ना। प्लेन बन गया तो इमेज कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगी, कॉन्वेक्स बन गया तो कभी भी नहीं करती। बताओ कभी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हुए देखिए,
तो ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो समझ में आ गया अपन लोगों को क्या, कि अगर न्यूमेरिकल कभी गलत हो भी जाए तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी पावर कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव। अब वो कैसे है कि आर तो पता हो जाए, आर पता लगते ही हमारा काम खत्म है। बाकी तो तुम्हें इतने तो इंटेलिजेंट बन गए हो तुम कि इसमें जब जैसे इसमें मिरर वो वाटर डाल दिया तो ये एक लेंस बन गया आपके पास कॉनकेव कॉन्वेक्स, और एक लेंस बन गया आपके पास प्लेनो कॉनकेव और एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को तो लिखने का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि उसकी तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/∞ 0 पावर 0 करेंगे। तो बेसिकली दो ही लेंसेज की पावर ऐड करनी है, एक कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉनकेव। ये समझ में आया? लेकिन सर मॉरल ये तो बताओ कहां से निकाले इसका रेडियस। रेडियस के लिए पहला केस देख, जब पानी नहीं डाला था, पानी नहीं डाला था तो क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड करा। अब रे डायग्राम बना दो एक बारी, सोच के देख, ये आपके पास एक मिरर है, मतलब लेंस है आपके पास, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां नीचे मिरर रखा हुआ है। ऐसी बनी ना सिचुएशन। अगर मैं यहां से रे डायग्राम बनाऊं बच्चों तो यहां से बहुत सारी रेज निकल के गई होंगी, ये इंसिडेंट रे है। तो जब वो रिफ्लेक्शन करके निकल के जाएंगी तो इस मिरर पे हमेशा नॉर्मल आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल गिरेगी तभी वो उसी वाले पाथ को ट्रेस कर सकती है। अगर सोच किसी एंगल पे गिर गई तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाले फिनोमिना को करेगा तो इमेज कहीं और बनती हुई दिखाई देगी। पहले ये बताइए समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ में? दोबारा सुन, यहां से जो भी रेज जाएंगे वो जो नीचे पानी डलने से पहले तो वो प्लेन मिरर ही है, तो जो नीचे प्लेन मिरर रखा हुआ है उस पे वो रेज कैसे इंसिडेंट करती हुई दिखाई देनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर गिरी तो एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0, तो वो इसी रास्ते को ट्रेस करेगी। सोच अगर कैसे भी करके वो ऐसे तो आई और ऐसे गिर गई तो अब यहाँ पे एंगल आई एंगल आर को लगाओ तो वो ऐसे जाती हुई दिखाई देगी ना, तो वो इस वाले रास्ते को फॉलो नहीं करने वाली। तो ये कॉमन सेंस लगाना था बस कि सर ये रेस रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाने वाली है, पैरेलल। सोच अगर पैरेलल हो गई तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज कहाँ बनने वाली है, इन्फिनिटी। फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/u = 1/r। नहीं तो दूसरा तरीका हमें ये भी पता है कि अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होना चाहिए, फोकस। कहाँ रखा होना चाहिए, तो ये उसका 20 क्या दे दिया, फोकस। कौन सा लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स। किससे बना हुआ है, ग्लास। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, अब ये भी लिखा है, अरे आंसर बोलो 20। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आ गया, ये भी 20 ये भी 20। तो आंसर निकालने में कोई मुश्किल कर लोगे? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कर लेंगे नहीं पक्का? श्योर? नहीं आया पक्का? बस इसमें ट्विस्ट पता क्या था, आर कैसे निकाला जाए। और आर के लिए भी यही चीज समझ में आनी चाहिए कि प्लेन मिरर पे ना तो जो इंसिडेंट रे है वो इस प्लेन मिरर पे नॉर्मल होना ही चाहिए। और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसे कि वही कोलिमेटेड। कोलिमेटेड का मतलब क्या होता है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर मिल जाना। बात समझ में आ रही है? इमेज और ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट पर मिल जाना कोलिमेटेड बोलते हैं। तो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेंगे आपको। बात समझ में आ गई? पक्की बात? तो ये लेंस मिरर कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। डन है? क्या पढ़ेंगे? देखो प्रिज्म ऐसा दिखाई देगा आपको। बेसिकली इसके पास 5 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे ही रख दोगे ये नीचे वाला बेस, ऐसे रख दोगे तो ये वाला बेस, कैसे भी रख दो आपको समझ में आ गया। अब देखो सामने से देखेंगे ना, जब आप लोग लाइट यहां से इंसिडेंट कराओगे, कल एक लेजर लाइट भी लेके आएंगे, ठीक है ना, उससे और फील आती है थोड़ी। इस वाले सरफेस पे जब इंसिडेंट कराओगे इस वाले पे, तो रे अंदर ट्रेवल करेगी और यहां से बाहर निकलेगी। अभी TIR नहीं कराना, हमें बाहर निकालना है एमर्जेंट। तो ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट सरफेस, इसको बोलते हैं एमर्जेंट सरफेस। सामने से देखोगे तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये एक लाइन, ये एक लाइन। तो ये इंसिडेंट सरफेस वाली लाइन है, क्योंकि पीछे इसका ये सरफेस आपको नहीं दिखाई देगा। ये एमर्जेंट वाली लाइन है। इनके बीच में जो ये एंगल बनता है ना बच्चों, ये वाला, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को एपेक्स एंगल भी बोल देते। कई बार किताबों में देखने मिलेगा कि एपेक्स एंगल इज इतना डिग्री,
तो दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कौन सा सरफेस है? ये बेस। 5 समझ में आया? कितने सरफेसेस है? 5, 1 2 3 4 और 1 5। डन है? इतना समझ में आया? पक्की बात। अब देखो क्या होता है, आओ। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो बच्चों, ये आपके 12th में ना प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बता दूंगा करने का तरीका कैसे होता है। जब हम सामने से देख रहे थे तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई दिया, हाँ वही ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। हमें सामने से दिखाई देगा तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये। डन। ये ट्रायंगल में इंसिडेंट सरफेस, एमर्जेंट सरफेस, दिस इज बेस, सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेती है और इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू पी मान लेती है। जनरली हमें ये म्यू पी निकालना होगा। अभी वैसे जैसे ये तो ग्लास का प्रिज्म है, नॉर्मली क्या होते हैं कि इसके ऊपर है ना एक छोटी सी ओपनिंग होती है, मतलब वो अंदर से खाली होता है, तो इसमें कोई भी फ्लूइड आप डाल देते हो, पानी ऑयल, इट में भी एनीथिंग, तो उसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बात समझ में? बट अभी के लिए मान लीजिए ये ग्लास है, जैसे हम लोगों ने अभी दिखाया ग्लास प्रिज्म। अब ये हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं तो कोई भी एंगल दे सकता है हम लोगों को। ये एंगल ऑफ प्रिज्म मान लेंगे। इस सरफेस पे रे को इंसिडेंट कराओ, तो ये नीले वाली रे हमारे लिए दिस इज इंसिडेंट रे। अगर ये प्रिज्म ना होता तो इसको सीधा निकल जाना था भाई, बोलो भाई। चलो, बट ये मीडियम इसको सीधा जाने तो क्या करेगा? पहले नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो बच्चों। ये नॉर्मल आ गया, ये n1, ठीक, जो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। म्यू पी इज ग्रेटर देन म्यू एस, जो कि रे कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर, तो किधर जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ये है काले वाला, कि इसको ऐसे बेंड कर दो। अब इस सरफेस पे फिर ये सीधा जाना चाहती थी, बट फिर मीडियम चेंज हो गया, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल फिर ड्रॉ करो तो बच्चों ये नॉर्मल कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको, n2, ये n1, ठीक है। तो ये कहां जाएगी? अवे, तो इससे दूर जाएगी, तो ये बेस की तरफ मुड़ने वाली। दिस इज इंसिडेंट रे, ये बाहर निकल के गई है, दिस इज एमर्जेंट रे। नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, दिस इज एंगल आई, ये जो एंगल बनाएगी दिस इज एंगल ई, एमर्जेंट एंगल। बात समझ में आई बच्चों? चलो, नॉर्मल के साथ ये एंगल बनेगी R1 मान लेते हैं और इस एंगल को R2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देख, रियलिटी में ये जाना नीले वाले पाथ को फॉलो करना चाह रही थी, बट आई ये इस काले वाले पे, तो ओरिजिनल पाथ से कहां निकली है, डेविएट कितना हुआ है हमें पता है ना, डेविएशन एंगल। तो इसको पीछे की तरफ बेंड कर दो, ये एंगल हुआ आपके पास डेल, दैट इज योर डेविएशन एंगल। अब ध्यान से देख, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, है ना, तो ध्यान से देख, एंगल I को मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस R1। कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो I को बोलो क्या लिख सकते हो बाबू? x प्लस R1। चलिए, सिमिलरली E को क्या लिख सकते हैं? y प्लस R2। E को क्या लिख सकते हैं? चलिए, अब क्या करना है, इस पे कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा फंडा यही है। पहले यहाँ स्नेल्स रूल लगा दो, इस पॉइंट पर लेट अस सपोज दिस इज n, लेट अस सपोज दिस इज n, दिस इज o, लगाओ स्नेल्स रूल, लगाओ किस वाले पॉइंट पे? m पे लगाओ, म्यू s sin i म्यू p sin r1। भाई सब बच्चे बोलो, इस पॉइंट पे लगाओ स्नेल्स लॉ, म्यू p sin r2 is equals to mu s sin e, mu p sin r2 is equals to mu s sin e। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। चलिए ध्यान से देख, इस पूरे बड़े बड़े क्वाड्रिलेटरल में इसका नाम दे लेते A M O N। क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है? 360। ए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। A प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस 90 किसके बराबर है?
तो 90 प्लस 90 180 में से 360 को माइनस करो तो क्या बोलूं मैं, इन क्वाड्रिलेटरल AMON बोलो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल O किसके बराबर बना, एंगल A की वैल्यू निकालो, एंगल A कितना बना 180 माइनस एंगल O। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं है? अब ट्रायंगल देखो MON, इन ट्रायंगल MON R1 प्लस एंगल O प्लस R2 किसके बराबर है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल O। लिख सकता हूँ, ध्यान से देख, इस इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, इसको 6 डाल दो, कंपेयर करो 5 और 6 को। क्या 5 और 6 के दोनों के राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं? Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A किसके बराबर है, एंगल R1 प्लस एंगल, पहले ये बताइए समझ में आया नहीं आया? अब हमें क्या करना है, हमें ना ये डेविएशन एंगल कैलकुलेट करना होता है। डेविएशन एंगल बोल, डेल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल x प्लस डेल इक्वल टू x प्लस। देख पहली और दूसरी इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या होगी i माइनस, x की वैल्यू क्या होगी i माइनस, और y की वैल्यू क्या होगी e माइनस r, e माइनस। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो डेल की वैल्यू देखो क्या आती दिखाई दी, i प्लस e माइनस r1 प्लस r2। ध्यान से देख r1 प्लस r2 किसके बराबर है, तो डेल की वैल्यू क्या है i प्लस e माइनस a। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? चलिए ये डेविएशन एंगल आ गया। अब प्रिज्म में ना बेसिकली हम बात करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, आराम से सुनो इसको। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ये होता है कि जब एंगल I एंगल E के बराबर हो जाए, ये कंडीशन है डेविएशन। अब जो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ना, थर्ड और फोर्थ, यहां से साइन I और साइन E की वैल्यू निकालो एक बार। देख साइन I की वैल्यू क्या हुई, साइन I की वैल्यू बनती हुई दिखाई दिया हमारे पास म्यू p बाय म्यू s साइन R1 में लिख देता हूं, फिर चेक कर लेना आप। साइन E की वैल्यू देखो क्या बनी हमारे पास, म्यू p बाय म्यू s साइन R2। देखो साइन I को यहीं रखो, म्यू p बाय म्यू s साइन R1, साइन E को यहीं पे रखो, म्यू p बाय म्यू s साइन R2। सो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में अगर I और E बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों की बराबर है, तो क्या राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए? क्या म्यू p बाय म्यू s का रेशियो सेम है, तो क्या R1 R2 के बराबर होना चाहिए? एक और कंडीशन आ गई, मतलब R1 मस्ट बी इक्वल टू, ध्यान रखना इसको। जब R1 R2 बराबर हो जाएंगे, I और E बराबर हो जाएंगे, तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे ना बाबा, दिस रिफ्रैक्टेड रे, दिस विल बिकम पैरेलल टू बेस, ये बेस के पैरेलल हो जाती है। अब कई न्यूमेरिकल्स में ना सर मिनिमम डेविएशन ना भी लिख के ना ऐसा बोल देते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, तो वो समझ लेना मिनिमम डेविएशन कंडीशन दे रखी है। अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन दे दी गई है, देख ध्यान से, तो ट्रायंगल में क्या डायग्राम हो जाएगा, ये इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसी गई और ये एमर्जेंट, ये I तो ये भी I, ऐसे मत देखिए, ये R तो ये भी R। स्नेल्स लॉ लगाए यहाँ पर, ये म्यू एस का म्यू एस ही रहेगा, ये म्यू पी का म्यू पी रहेगा। बोलो म्यू एस साइन I इक्वल्स टू म्यू पी साइन R। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कैलकुलेट करना है, तो म्यू पी निकालना, साउंडिंग को 1 चाहे तो 1 मान ले, म्यू एस की टर्म्स में निकालना चाहिए म्यू एस की टर्म्स में निकाल ले, चॉइस इज योर्स। हां तो म्यू पी अपन को निकालने हैं डिवाइडेड बाय म्यू एस, दिस इज नथिंग बट साइन I बाय साइन R। नहीं आया बाबा? जो कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, तो डेल मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों उस केस में, डेल मिनिमम देखो I और E बराबर है, तो I और E बराबर है तो 2I माइनस A, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल बच्चों, डेल M प्लस A बाय 2। भाई मुझे I और R चाहिए ना, अब R1 प्लस R2 किसके बराबर है, और R और R दोनों सेम ही है, तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2R, यानी R की वैल्यू किसके बराबर A बाय
किसके बराबर? अरे बोलो रे, किसके बराबर? यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, क्या? म्यू पी बाय म्यू एस, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई, आई की वैल्यू देखो, डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, आर की वैल्यू ए बाय 2। अभी बहुत बारी सीबीएसई में ना थ्योरी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि प्रूव करके दिखाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इसके बराबर होता है। 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, चेक कर लो, कोई दिक्कत? पक्की बात। इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद।